हाय एवरीवन, सो वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटी. ठीक है, GS2 इंडियन पॉलिटी लेक्चर 41. लास्ट लेक्चर पे हमने जजेस जो सुप्रीम कोर्ट की सैलरी वगैरह है, जो कंडीशन इन विच दे वर्क, वो सारा चीज़ क्लोज करा था. ऑल्सो वी ऑल्सो डिस्कस द मतलब इन केस देर इज़ अ शॉर्टेज इन द कोरम, सुप्रीम कोर्ट की बेंच अगर पूरी नहीं होती है तो हाउ सुप्रीम कोर्ट कैन अपॉइंट अ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज और हाई कोर्ट जज हु वॉज एलिजिबल टू बिकम अ सुप्रीम कोर्ट जज. ठीक है, उनका यूज़ करके कोरम पूरा हो सकता है. दैट वी डिस्कस एंड ऑल्सो वी डिस्कस कि कैसे एक सुप्रीम कोर्ट का जो भी जज है वो आफ्टर रिटायरमेंट प्रैक्टिस नहीं कर सकता या फिर किसी भी कोर्ट या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं बन सकता एज अ लॉयर और एज अ जज, सो दैट मतलब वो चीज़ एक पार्शियलिटी ना लाए कि भाई ठीक है, अगर वो एक एक्टिव जज है तो अगर उसको पता है कि भाई रिटायरमेंट के बाद मैं किसी एक्सवाइजेड कंपनी के साथ काम कर सकता हूँ तो उसकी रूलिंग में इम्पैक्ट आ सकता है, राइट. तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए देयर इज़ अ प्रोविजन कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जज जब रिटायर्ड हो जाता है तो वो ना तो लीगल प्रैक्टिस कर सकता है, ना ही किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन सकता है. ठीक है, सो ऑल दोज थिंग वी डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर. आज के लेक्चर में हम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे. ठीक है, देन विल ऑल्सो डिस्कस द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, COC. ठीक है, एंड देन विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द रीजनल बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, इसके कुछ डिस्कशंस इंपॉर्टेंट है. ठीक है, कि वाई ओनली द सुप्रीम कोर्ट इज़ इन दिल्ली ओनली. ठीक है, दिल्ली के अलावा बाकी कहीं और इसकी कोई ब्रांच या बेंच हो सकती है, नहीं हो सकती है, कोई प्रोविज़न है, किस पे एक्शन पेंडिंग है, मतलब ये क्या इंडिपेंडेंटली प्रेसिडेंट की कॉल है या सुप्रीम कोर्ट की कॉल है. ठीक है, वो सब हम डिस्कस करेंगे अलॉन्ग साइड इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव कि भाई वाई द ओनली सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द मतलब ओनली द सुप्रीम कोर्ट इज़ स्टैब्लिश्ड इन दिल्ली, तो उसके क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं. ऑल्सो अगर उसके बेंचेस अक्रॉस इंडिया रहेंगे तो क्या उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हो सकते हैं. ठीक है, सो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. तो लेट्स बिगिन. फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, राइट. सो बेसिकली इस फंडे का मतलब इस चीज़ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या है कि जो भी केस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर आता है उसके बेसिस पे जो भी आपका जो प्रोसीजर्स होते हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जो कन्विक्शंस होती हैं, ठीक है, वो एज अ रिकॉर्ड, एज अ रेफरेंस इंडिया के किसी भी कोर्ट के अंदर उसको रेफ़र किया जा सकता है और वहाँ से उस केस का जो कन्विक्शन है, एनी केस आर्ग्यूमेंट, ठीक है, और डिसीजन और कन्विक्शन, अमेंडमेंट, ठीक है, एनी केस, यानी केस में आपका सुप्रीम कोर्ट, यहाँ जो बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की है, क्योंकि एज ऑफ नाउ इंडिया के जुडिशियल सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के पास जो भी केसेस और जो भी कन्विक्शन उस कोर्ट से आते हैं उन्हीं को ही कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में मान्यता दी जाती है कि भाई उन कोर्ट्स के अंदर जो भी केसेस गए हैं, जैसे कि आपका, ठीक है, अगर मैं बात करूं तो केशवानंद भारती केस, राइट, आपका मिनर्वा मिल्स केस, ठीक है, इन केसेस को, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस केसेस हैं, राइट, और ये हुए भी आज से लाइक आप मान लो 50 साल पहले. बट इन केसेस में जो कन्विक्शन आया, जो कंक्लूजन आया, क्या जुडिशरी ने, मतलब जो हमारे हाईएस्ट जुडिशरी ने उसने क्या कंक्लूड करा, वो सब एज अ रेफरेंस पॉइंट बन चुका है. और क्योंकि वो सारा जो कोर्ट का केस था वो डॉक्यूमेंटेड है, तो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो भी उसमें रूलिंग्स थी, दलीलें थी, प्ली थी अगेंस्ट में या इन फेवर में, जो भी कुछ था वो सारा वेल डॉक्यूमेंटेड है. और क्योंकि रूलिंग, फाइनल रूलिंग सुप्रीम कोर्ट से आई थी, तो उस टाइप का केस अगर किसी और कोर्ट के अंदर आता है, ठीक है, अगर इस टाइप का कोई भी केस, एनी सिमिलर केस अक्रॉस एनी कोर्ट, ठीक है, अगर ऐसा सिमिलर केस दोबारा किसी भी कोर्ट के अंदर आता है, ठीक है, अक्रॉस इंडिया, तो इस केस में जो भी कंक्लूजन्स हुए थे उसको रेफ़र किया जा सकता है, सो दैट जो जुडिशरी का पूरा प्रोसेस है उसको कम टाइम में क्लोज करा जा सके. तो मोटा मोटी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का फंडा यही है. ठीक है, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम लिख लेते हैं. ठीक है, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का जो आपका कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड वाला फंडा है, इट इज़ मेंशन्ड अंडर आर्टिकल
129, ठीक है. सेम गोज फॉर योर हाई कोर्ट ऑल्सो. कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अंडर आर्टिकल 215, ठीक है. ये दो स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का एज अ रेफरेंस पॉइंट रखा गया है, ठीक है. ऑल्सो इसको लिख लो, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड is basically as a record of the court as evidence for reference, ठीक है. इसके अंदर लिखो, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कैन पनिश, ठीक है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट सिंस दे आर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कैन इम्पोज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है. मतलब फंडा क्या है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपके कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, राइट. अब उनका कोई भी कन्विक्शन है या कोई भी उनके फाइनल आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हैं, अगर वो कोई भी उसको रीड करता है, स्टडी करता है और उसके बेसिस पे वो उसका जैसे मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपके दो टाइप के रहते हैं, ठीक है. इधर मैं थोड़ा बता देता हूँ बिकॉज हम आगे भी पढ़ेंगे, क्रिमिनल एंड सिविल, ठीक है. तो हो सकता है कि जो भी कन्विक्शन आया हो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग में पुराने केस का जो कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स में है, ठीक है, उसके आर्ग्यूमेंट्स और कंक्लूजन के बेसिस पे कोई अगर उसको पब्लिकली डिमीन करता है उस केस को या उस जुडिशरी को या उस बेंच को या उस जज को जिसने उस कन्विक्शन के पार्ट मतलब जो कि उस कन्विक्शन के पार्ट में थे, ठीक है. एट द सेम टाइम मतलब सिविल में आपका जो कोर्ट ने मतलब आपने जो एफिडेविट दिया है या जो कोर्ट ने रूलिंग इन फेवर करी है कि भाई ठीक है, जैसे फाइनल कंक्लूजन आया केस का कि आपको 5 लाख रुपए का फ़ाइन है, आप 5 लाख रुपए का फ़ाइन सबमिट करो, ठीक है. अगर उस केस के अंदर जो भी जिसको 5 लाख रुपए का फ़ाइन सबमिट करना है वो उस चीज़ को फुलफिल नहीं करता है, उस चीज़ के अगेंस्ट जाता है और वो मतलब ही और शी डज नॉट पे अप द फाइन, तो उस केस में कोर्ट आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा सकता है कि उसकी रूलिंग में जो कन्विक्शन है उसको फॉलो नहीं करा गया, ठीक है. तो दैट पार्ट कम्स अंडर योर सिविल, सॉरी दैट पार्ट कम्स अंडर योर हाँ सिविल कोर्ट, ठीक है. सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. क्रिमिनल के अंदर आप अगर कोई डिमीनिंग मार्क्स निकालते हो अब जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट के लिए जिन्होंने उस कन्विक्शन का मतलब उस कन्विक्शन को दिया था, ठीक है, तो आपके ऊपर क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया जा सकता है, ठीक है. तो ये एक सब पार्ट ही है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का. इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को हम डिटेल में अभी नेक्स्ट टॉपिक में ही पढ़ेंगे, ठीक है. तो इसको लिख लो अभी आगे. और अंडर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड ऑफ जजमेंट ऑफ वन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कैन बी रेफर्ड बाय एनी कोर्ट अक्रॉस इंडियन कोर्ट्स, ठीक है. नेक्स्ट यू राइट, जो भी हमने पहले डिस्कस, ओनली हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट आर रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट, ठीक है. अब इसी में ही जो आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला फंडा था वो उसको थोड़ा समझ लेते हैं. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 पास हुआ था, ठीक है. तो इसमें फंडा क्या है, पहले मैं पनिशमेंट बता देता हूँ. इसकी पनिशमेंट कैसे रहती है कि इट्स ईदर 6 मंथ जेल और 2000 फाइन और बोथ, ठीक है. अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के अंदर आपके दो ब्रांचेस हैं, वन इज़ योर क्रिमिनल एंड वन इज़ योर सिविल, ठीक है. सिविल के अंदर लिख लो वॉलंटरी डिनाइंग द अंडरटेकिंग और द एक्शन आस्क्ड बाय द कोर्ट. इसका एग्जांपल है जैसे वॉलंटरीली डिनाइंग अंडरटेकिंग और एक्शन आस्क्ड बाय कोर्ट, ठीक है. और क्रिमिनल में आपका ये है कि पब्लिकेशन
of any matter or commissioning of any action that distort मतलब खराब the image of कोर्ट। ठीक है, सो ये आपके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दो पार्ट हो गए, सिविल और क्रिमिनल। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और लिख लो, जो इसको मैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड को COR करके लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एज अ कॉन्सेप्ट इज बोरोड फ्रॉम इंग्लैंड। ठीक है, वैसे तो हमने काफ़ी चीज़ें कॉपी करी है, बट ठीक है, कंसेप्ट ऑफ रिकॉर्ड आपका इंग्लैंड से कॉपीड है। ठीक है, अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कंटेम्प्ट ऑफ मतलब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बनने के लिए ऐसी क्या प्री हैं जिसको अभी तक सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही फुलफिल कर पाए, एंड क्या रीज़न है कि आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और जो लोअर कोर्ट्स हैं आपकी, उनके पास ये अभी तक प्रोविज़न क्यों नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो? तो इसमें लिख लो कंडीशंस टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, तो इसमें बेसिकली 2 कंडीशंस हैं। टू बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड द कोर्ट हैज़ टू सेटिस्फाई द फॉलोइंग 2 कंडीशंस। ठीक है, सो 2 कंडीशंस आर, नंबर 1, इट्स रिकॉर्ड शैल बी एडमिसिबल एज अ रेफरेंस और एविडेंस इन ऑल द कोर्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो ऐसी कोई भी कोर्ट जिसका जो भी रिकॉर्ड होगा वो अक्रॉस कंट्री या अक्रॉस आपका देश में जो भी उसके रिकॉर्ड्स हैं एज अ रेफरेंस और एज अ एविडेंस एडमिसिबल होने चाहिए। ठीक है, तो लिख लो इट्स रिकॉर्ड shall be admissible as a reference or evidence in all courts of the country। ठीक है, यही रीज़न है कि आपका सिर्फ अभी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पहला रीज़न दिया गया, बिकॉज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की रूलिंग इवेंचुअली आप ओवरटर्न करा सकते हो हाई कोर्ट में जाके, तो जो केस है वो बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड खींचता है। ठीक है, और जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि द कोर्ट शैल ऑल्सो एंजॉय द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन। द कोर्ट शैल ऑल्सो एंजॉय कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन under which the court has a right to punish। ठीक है, under contempt of court। ठीक है, अब अगर आप इस कंडीशन के हिसाब से चलो तो आपके पास सिर्फ 2 ही आर्टिकल आते हैं, दैट इज़ योर 129 एंड 215, जिसके अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का प्रोविज़न आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ही दिया गया है। ठीक है, तो इन 2 चीज़ों को अगर आप कंक्लूड करके चलो तो अभी तक पूरे देश में सिर्फ 2 ही कोर्ट्स हैं जिनके पास ये कंडीशन फुलफिल होती हैं, इसलिए इन 2 कंडीशन के बेसिस पे आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही है जिनके पास कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब पावर है या प्रोविज़न है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल फॉर योर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। नेक्स्ट इज योर दिस द ओनली थिंग दैट वी वर डिस्कसिंग, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है, तो इसमें हमने मेजॉरिटी चीज़ें डिस्कस कर लिया, तो आई विल जस्ट गो थ्रू इट। लिख लो इसमें आर्टिकल 129 एंड आर्टिकल 215 मेंशंस सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट रिस्पेक्टिवली हैव बीन डिक्लेयर्ड एज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड अंडर दीज प्रोविजंस दे गेट द पावर टू पनिश द इंडिविजुअल फॉर एनी कंटेम्प्ट। ठीक है, नेक्स्ट यू राइट, पार्लियामेंट इनैक्टेड Contempt of Court Act 1971 which categorizes contempt of court as civil और criminal। ठीक है, ये वही पॉइंट है जो हमने ऊपर डिस्कस करा है। नेक्स्ट राइट, एज पर द सुप्रीम कोर्ट द पावर टू पनिश अंडर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज
टू प्रोटेक्ट द सीट ऑफ द जस्टिस एंड नॉट फॉर द जज, ठीक है। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की अंडरस्टैंडिंग ये है कि द एज थ्रू द कंसेप्ट ऑफ contempt of court we have a surety or we put justice at a higher position, so it is to protect the seat of justice and not the judge, ठीक है। ये सेकेंड जो लाइन है ना, एंड नॉट द जज, इसका सिग्निफिकेंस बहुत है बिकॉज कई बार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना जज के अगेंस्ट भी अप्लाई हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो हाई कोर्ट के जज के अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर सकता है ठीक है। सो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एज अ कॉन्सेप्ट इसलिए लग रहा है सो दैट जो हमारा जस्टिस सिस्टम है ना, ठीक है, जज नहीं, ना लॉयर्स ना एडवोकेट्स, कोई नहीं, बट द कॉन्सेप्ट ऑफ जज, ठीक है, और द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, जो मेन क्राइटेरिया है कि भाई वाई द पीपल रीच आउट टू कोर्ट सो दैट दे कैन गेट द जस्टिस, तो उस जस्टिस को हमेशा सबसे ऊपर रखा गया प्रोविजनिंग करके, ठीक है। सो अगर किसी भी जस्टिस में भाई बंदे को बोला गया कि तुम 5 लाख का फ़ाइन भरो, और वो बंदा भर ही नहीं रहा फ़ाइन, ठीक है, उसने मना कर दिया कि भाई मैं तो भरूंगा ही नहीं फ़ाइन, तो उस केस के अंदर जो आपका कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस है ना वो डिमिनिश हो जाता है। तो उस चीज़ को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट रखा गया है सो दैट पीपल और द कोर्ट हैज़ द पावर कि बॉस तुम हमारी अगर बात नहीं मानोगे तो क्रिमिनल और सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बेसिस पे हम तुम्हें और पनिश कर सकते हैं, ठीक है। सो द होल कॉन्सेप्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज़ टू जस्ट प्रोटेक्ट द सीट ऑफ जस्टिस एंड नॉट द जज। जज पे भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकता है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। द बिग डील इज टू मेक श्योर द जस्टिस रिमेन्स एट अ वेरी हायर और एन एलिवेटेड पोजिशन, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसलिए इसको मतलब सपोर्ट ये कह लो आर्ग्यूमेंट, जो सपोर्टेटिव आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो ये मैंने बताई दिया, इवन द जज कैन बी हेल्ड फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर एक सब टॉपिक भी आता है कि भाई क्रिटिसिज्म ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है, कि क्यों, मतलब ऑब्वियसली किसी भी कॉन्सेप्ट को आप पढ़ोगे तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पॉइंट्स पता होने चाहिए। पॉजिटिव ये है कि हाँ आप ये बोल सकते हो कि भाई जस्टिस को सबसे ऊपर रखा गया है, ठीक है, एंड जुडिशरी अपने आप में इंडिपेंडेंट फंक्शनरी है, तो उसमें जस्टिस को सबसे ऊपर रखा गया है, राइट। तो बट एट द सेम टाइम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कुछ क्रिटिसिज्म भी होंगे, तो वो भी हमें पता होने चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर पहला पॉइंट लिख लो, इट इज़ सीन एज एन अनड्यू कर्ब ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अनड्यू कर्ब ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। आपका जो फंडामेंटल राइट है, मतलब ऑब्वियसली आप किसी भी कोर्ट, जैसे बहुत ही फेमस केस हुआ था, ठीक है, कुणाल कामरा का केस हुआ था, कॉमेडियन वर्सेस सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो कुणाल कामरा ने सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी के ऊपर कुछ ट्वीट्स करे थे या कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बोला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दिया था उसके ऊपर। तो ऑब्वियसली अगर हम फंडामेंटल राइट्स के पर्सपेक्टिव से बात करें तो इट curbs the expression, मतलब it curbs the fundamental right that is your freedom of speech and expression, because आपको नहीं पता कि आपने कुछ बोला और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दिया, तो ऑब्वियसली योर फंडामेंटल राइट्स आर गेटिंग वायलेटेड। बट ये सबसे पहला और सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, ठीक है। सेकेंड इज ऑब्वियसली द ओवर सेंसिटिविटी shown by judiciary in punishing इंडिविजुअल, ठीक है। इसके अंदर भी अगर आप में देखोगे ना कि मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज, या मतलब सुप्रीम कोर्ट, मैं जज नहीं बोलूँगा, बट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कोई भी, जैसे उनको लगता है कि कोई भी पब्लिकली एनी पब्लिक फिगर और एनी पर्सन हु इज़ पब्लिकली डिमीनिंग या ही और शी इज सेइंग एनीथिंग विच दे फील कि वो डिमीनिंग है जुडिशरी के लिए या जुडिशियल सिस्टम के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिविटी के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा देते हैं, ठीक है। तो इसमें एक एग्जांपल था प्रशांत भूषण का, ठीक है, लॉयर ही है वो, तो इन पे ऊपर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा था। आई थिंक जो कंक्लूजन था वो ये था कि मतलब ही वॉज आस्क्ड टू पे 1 रुपीज़, ठीक है, एज अ सॉरी, कुछ सॉरी के लिए बोला था कि भाई मैं सॉरी बोलता हूँ, साथ में 1 रुपये का फ़ाइन भी पे करूँगा।
तो वो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बेसिस पे ही लगा था, प्रशांत भूषण वाला केस, ठीक है। और कुणाल कामरा तो वेरी फेमस है, वो आज भी कुछ ना कुछ उस पर चलता रहता है। तो ये दो चीज़ों के बेसिस पे यू कैन रिलेट कि हाउ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज curbing your first fundamental right, that is specific your fundamental right of freedom of speech and expression, and second it shows an oversensitivity by the judiciary, ठीक है। ठीक है, तीसरा जो इसका क्रिटिसिज्म है, ठीक है, ये आपका यहाँ फर्स्ट था, यहाँ इसका सेकंड हो गया। आई विल जस्ट इरेज द अननेसेसरी पार्ट, ठीक है। There is no inconsistency in the contempt of court cases. So, inconsistency in application of contempt of court. ठीक है। So these are the few criticism of contempt of court, ठीक है। पता होने चाहिए आपको, बिकॉज किसी भी चीज़ को कंपेयर करने के लिए आपको उसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट में ऑब्वियसली देयर इज अ स्टेटमेंट जिसमें आप कह सकते हो कि आप लिख लो, मतलब हाउएवर कंटेम्प्ट पावर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू सम एक्सटेंट टू मेंटेन द अथॉरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ कोर्ट, इंश्योरिंग दैट द कोर्ट डज नॉट कम अंडर प्रेशर ऑफ अनड्यू क्रिटिसिज्म, ठीक है, फॉर देयर ऑनेस्ट ऑब्जर्वेशन एंड जजमेंट। तो वही जो हमने डिस्कस करा कि भाई जो ऑनेस्ट एंड इम्पार्शियल जजमेंट हो रहा है, ठीक है, एंड जो अथॉरिटी है दैट शुड नॉट बी, अथॉरिटी ऑफ जुडिशरी शैल नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड, ठीक है। तो ऑब्वियसली सबसे प्लस पॉइंट ये है कि भाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बेसिस पे जुडिशरी और ज़्यादा पावर एग्जर्ट करके अपने जो प्रोविजंस हैं, अपना जो सिस्टम है उसको ज़्यादा प्रैक्टिकल और एप्लीकेबल बना सकती है, ठीक है। इसलिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट्स एज एन हेल्पिंग हैंड टू द जुडिशरी सिस्टम, ठीक है। इसको ना एज अ पॉजिटिव इसके साथ ही लिखना क्रिटिसिज्म के, सो दैट यू हैव अ मतलब कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन एट वन प्लेस ओनली, ठीक है। नेक्स्ट लिख लो, एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ऑफ 2006 भी आया था, तो इसमें क्या है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपका जो जिस रीज़न पे मतलब एप्लीकेबल होना चाहिए उसके लिए कुछ कंडीशन और बाउंडेशन इम्प्लाई करे थे, तो वो आप रेफर कर सकते हो। इसको लिख लो, पार्लियामेंट पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अमेंडमेंट एक्ट 2006 which says that no court shall impose a sentence under the act unless the court is satisfied that the alleged contempt substantially interfere with the course of justice, ठीक है। So this was your contempt of court amendment act of 2006, ठीक है। तो कोर्ट के पास ये पूरी प्रोविजनिंग होनी चाहिए, या पूरा एक होता है ना कि डाउट नहीं रहना चाहिए, एंड they should always be satisfied that the alleged contempt substantially interfere with the course of justice, ठीक है। तो इस अमेंडमेंट एक्ट के बेसिस पे कोर्ट को 100% श्योर होना पड़ेगा कि भाई जो कंटेम्प्ट करा गया है दैट शुड इवेंचुअली इम्पैक्ट, ठीक है, और सब्सटैंशियली इंटरफेयर द कोर्स ऑफ जस्टिस, ठीक है, तो ही आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगा सकते हो। बट अगर कोई भी पार्शियलिटी है या कोई डाइसीनेस है या दे आर नॉट श्योर, तो उस केस के अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो दिस वाज पास इन द ईयर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 2006, अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2006, ठीक है। अब इसमें एक लास्ट पॉइंट बचा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कैन बी स्टार्टेड बाय whom, ठीक है।
तो इसके अंदर कुछ पॉइंटर्स हैं, मतलब सबसे पहला तो है कि कोर्ट खुद ही अपना सुओ मोटो ले सकती है, ठीक है। सुओ मोटो हमने डिस्कस करा था, ठीक है, सर्टियोरी क्यो वारंटो, ठीक है, ये सारे प्रोविजंस होते हैं, मतलब पावर्स होती हैं कोर्ट के पास, जिससे वो मेक श्योर करती है कि उनकी जुडिशरी अपने आप इंडिपेंडेंट रहे, ठीक है। तो सुओ मोटो के अंदर एनी एक्शन टेकन बाय द कोर्ट ऑन देयर ओन एप्रीहेंशन, ठीक है, वो कोर्ट खुद ही अपने हिसाब से कंक्लूड कर सकते हैं कि हाँ जो भी XYZ इंसिडेंट हुआ, वी टेक द सुओ मोटो एंड वी एनालाइज एंड वी विल एनालाइज ऑन आवर ओन कि बॉस ये क्या, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के क्राइटेरिया जुरिस्डिक्शन में आता है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है कैन बी स्टार्टेड बाय द सुओ मोटो ओनली। इसके अंदर कोर्ट इटसेल्फ लिख लेते हैं, ठीक है। इसमें नीचे लिख लेना सुओ मोटो के अंदर एक्शन taken by court on their own apprehension, ठीक है। Second way by which contempt of court can be started is through attorney general and या फिर और solicitor general, ठीक है। मतलब अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट किसी को लगता है कि भाई कुछ हो गया कांड, तो ऑब्वियसली वी मस्ट नो कि अटॉर्नी जनरल जो है बेसिकली इज अ चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। अटॉर्नी जनरल इज योर चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। तो उस केसेस में अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल बेसिकली आप अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करता है, ठीक है। तो उस केस के बेसिस पे अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल पिटीशन के थ्रू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट स्टार्ट करा सकते हैं, जिसमें फिर कोर्ट एनालाइज कर सकता है पूरा कि हाँ कि केस हुआ है या एप्लीकेबल है या नहीं, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल थ्रू पिटीशन, एंड ऑल्सो तीसरा जो वे है, एनीवन विद द परमिशन फ्रॉम अटॉर्नी जनरल कैन फाइल अ पिटीशन विद रिस्पेक्ट टू द क्रिमिनल कंटेम्प्ट, ठीक है। तो एनी पिटिशनर विथ परमिशन फ्रॉम अटॉर्नी जनरल कैन फाइल पिटीशन। देखो इधर पिटीशन का फंडा क्या है कि भाई जैसे एक्स और वाई के बीच में केस चला, ठीक है। अब एक्स ने कुछ बाहर ऐसा एक्शन कर दिया जिससे उसका जो पूरा जुडिशरी का जो कोर्स ऑफ जस्टिस था, जो भी हमने आर्टिकल मतलब अमेंडमेंट एक्ट 2006 जो आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अमेंडमेंट एक्ट 2006 में पड़ा, ठीक है। कोई ऐसा एक्शन कर दिया बाहर बंदे ने जिससे वाई को ये बिलीव हो गया कि भाई इसने जो एक्शन करा है दैट विल सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द कोर्स ऑफ जस्टिस। तो वाई पिटीशन लगा सकता है अगेंस्ट एक्स इन कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और ये चीज़ हाईलाइट कर सकता है कि भाई एक्स के एक्शन की वजह से हमारा जो कोर्स ऑफ जस्टिस है वो इम्पैक्ट हो सकता है। तो कोर्ट कैन टेक अपना एक्शन ले सकती है, ठीक है। तो उस बेसिस में ये पूरे कंडीशन में आपका जो पिटिशनर है या जो पिटीशन लगाई गई है, पिटीशन के थ्रू भी आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकता है, ठीक है। तो ये आपके पूरा रीज़न मतलब द वे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट गेट्स स्टार्टेड, ये पूरा आपका इधर कॉन्सेप्ट खत्म होता है, ठीक है। नाउ द लास्ट कॉन्सेप्ट फॉर द डे इज योर रीजनल बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सो इसमें सबसे पहले जो आर्टिकल है, आर्टिकल 130 है, ठीक है, विच सिग्निफाइज और विच सेज दैट द सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो इसमें कहा क्या जाए कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में है वो दिल्ली के अलावा भी अलग अलग जगह पे बैठ सकती है, ठीक है। एंड जो उसका अप्रूवल है कि उसको दिल्ली की जगह कहीं और बैठना है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ले सकते हैं विद द प्रॉपर परमिशन बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ दिल्ली कैन सिट इन दिल्ली और
any other place as Chief Justice of India decides with approval of president। ठीक है, तो ये आर्टिकल 130 में ये प्रोविज़न है कि हाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली या दिल्ली के अलावा भी किसी और जगह में चाहें तो इस्टेब्लिश करके चला सकते हैं। ठीक है, तो इस पे ऑब्वियसली लॉ कमीशन एंड वेरियस पार्लियामेंट्री कमेटी ठीक है, दे हैव ऑल्सो शोन support of having Supreme Court benches in different part of India। ठीक है, अब देखो बेंच होने का फंडा क्या है कि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिर्फ एक ही जगह बैठती है जो है कि ये दिल्ली। ठीक है, अब दिल्ली के अंदर आपके मल्टीपल बेंचेस हैं, अलग अलग सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, वो क्या डिसीजन लेते हैं, ऑल द मशीनरी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वर्क्स इन दिल्ली ओनली। ठीक है, अब दिल्ली में अगर वो चीज़ चल रही है तो ऑब्वियसली देयर आर पीपल हु आर फ्रॉम द मतलब बिल्कुल आउटर पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, जैसे कोई नॉर्थ ईस्ट से है, ठीक है, या अगर आपका दिल्ली है तो यू हैव नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, यू हैव साउथ, यू हैव नॉर्थ JNK, राइट, वेस्ट में यू हैव गुजरात। तो पीपल हैव टू ट्रैवल ऑल द वे टू दिल्ली फॉर देयर जुडिशियल टू मीट देयर जुडिशियल पर्पसेस अगर कोई भी केस उनका सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। ठीक है, अब भाई बंदा आ रहा है, कोई केस आपका चलता है, उसमें एडजर्नमेंट्स भी होती हैं। ठीक है, आज चला, फिर 2 दिन बाद एडजर्न हो गया। ठीक है, छुट्टियां आ गई, कोर्ट डिसमिस हो गई। ठीक है, या XYZ पर्सन नहीं आया, कोई फाइल मतलब फाइल नहीं लगी, तो ऑब्वियसली जो बंदा ट्रैवल करके आ रहा है ही और शी नीड्स टू मैनेज देयर अकोमोडेशन, और वो घर से दूर रह के फिर वो केस के लिए ही दिल्ली में आके रह रहे हैं। सो इट कॉजेज अ लॉट ऑफ ट्रबल, राइट। तो इसी चीज़ को सप्रेस करने के लिए, इसी चीज़ को एड्रेस करने के लिए कई लॉ कमीशन ये सही सपोर्ट करती हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी भी सपोर्ट करती है कि बॉस आप सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच दिल्ली के अलावा अलग अलग पार्ट्स ऑफ द कंट्री में भी करो, सो दैट पीपल कैन हैव दैट कन्वीनियंस, राइट। अब इसमें लिख लो, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एंड वेरियस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज फॉर एस्टैब्लिशमेंट आर इन द फेवर ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रीजनल बेंचेस and argues that the litigants, ठीक है, litigants ठीक है, and argues that the litigants have to travel a long distance to have access to Supreme Court, which becomes even more difficult in the case of frequent adjournments. ठीक है, बट ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, उसने ना अभी तक ये सारे आर्ग्यूमेंट्स को टर्न डाउन करा है। इसमें लिख लो, इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट हैज turned down the request, arguing that such arrangement would affect its perspective। ठीक है, मतलब पर्सपेक्टिव ये है कि ऑब्वियसली अगर सुप्रीम कोर्ट की कोई बेंच लेट्स से किसी ऐसे एरिया में है जहाँ पे उस पर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ज़्यादा आ सकता है। ठीक है, हो सकता है मिलिटेंसी किसी एरिया में ज़्यादा हो, या कोई भी एक्सटर्नल थ्रेट हो, कोई गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट हो। सो ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड। ठीक है, बट इसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट भी है, उसको भी लिख लो।
though the counter argument is that if the regional benches are found under the regional pressure of the government or any group of the region, then our present legal system allows the transfer of cases from one bench to another. ठीक है, तो अब ऑब्वियसली पर्सपेक्टिव अगर इम्पैक्ट हो रहा है तो इसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट भी है. काउंटर आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे ये है कि आपका जो केस है, केस कैन बी ट्रांसफर्ड टू अदर सुप्रीम कोर्ट बेंचेस ऑल्सो. ठीक है, तो ये काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया गया है, बट ठीक है, अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर कोई कंक्लूजन नहीं दिया है. ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. नेक्स्ट में हम स्टेट जुडिशरी स्टार्ट करेंगे. इसके अंदर हम हाई कोर्ट से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो वही क्वालिफिकेशन जो आपने सुप्रीम कोर्ट का अभी तक कवर करा, सेम हम स्टेट जुडिशरी के अंदर आपका स्टेट जुडिशरी आपका पार्ट 6 चैप्टर 5. ठीक है, और ये अभी तक जो भी हमने पूरा पढ़ा, दिस इज योर चैप्टर 26 लक्ष्मीकांत. ठीक है, वहाँ से आप जो भी पढ़ोगे, मतलब ये सारा कंटेंट जो भी है वो रेफरेंस बुक से एक बार देख लोगे तो यू विल हैव अ प्रॉपर प्रूफ. ठीक है, एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे. ठीक है, सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टेट जुडिशरी स्टार्ट करेंगे. प्लीज़ लाइक, आप में से कई लोग वीडियो देखते हो बस लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे. इनफैक्ट द बिगेस्ट कंसर्न इज नॉट सब्सक्राइबिंग, सो प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब. दिस इज ऑल फॉर टुडे. I hope you found this video informative. Like, share and subscribe. Thank you for watching.